बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज के पहले हम लोगों ने क्या क्या कर रखा है, पहले एक बार ब्रीफ में इसको डिस्कस कर लें। इनिशियली हमने डिस्कस किया था जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में एंटर किया था तो सबसे पहले डिस्कस किया था व्हाट इज चार्ज, चार्ज क्या होता है। चार्ज को डिफाइन किया, चार्ज की डेफिनेशन को देखा हम लोगों ने। इसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखा कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है, उनको डिस्कस किया। आफ्टर डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज हम एंटर किए मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्ज, कि चार्ज को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है। देखा था हम लोगों ने कि चार्ज को प्रोड्यूस करने के तीन वेज हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, नंबर 2 चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड नंबर 3 चार्जिंग बाय कांटेक्ट, राइट। फिर जब हम लोगों ने इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्लास में हमने स्टडी किया था कूलॉम्स लॉ, डिस्कस किया था। देखो जितना डिस्कस किया हम लोगों ने, अगर हम उसको एक बार फिर से एक बार सिंक्रोनाइज ऑर्डर में अरेंज करें, रिवाइज करें, तो हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और या मैं कह सकता हूं डेफिनेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या डेफिनेशन ऑफ चार्ज में लिखा था कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। चेक करिए बच्चों, ये मैंने लिखवाया था आप लोगों को, कब लिखवाया था, जब मैंने चार्ज को डिफाइन किया था कि चार्ज मैटर से थ्रू लिंक्ड वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू, अगर देखिए चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मींस अगर ये बॉडी मैटर है, मैटर मींस उसके पास रेस्ट मास है, तभी इस पे चार्ज आ पाएगा। चार्ज कब आएगा, जब इसमें हम चार्जिंग के मेथड को यूज करेंगे। अब से फॉर एग्जांपल मैंने इस वाली मैटर पे चार्जिंग के मेथड को यूज किया और ये चार्ज हो गया, इलेक्ट्रीफाई हो गया। तो अगर चार्ज इसके पास में आ गया तो ये दो काम करेगा, कम से कम क्या करेगा कि ये चार्ज आने से ये अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा और किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को ये एक्सपीरियंस भी कर सकता है। क्लियर हुआ? ये वही था कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। बात ये आ रही है। अब सवाल ही पैदा होता है कि भाई ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते क्या हैं, ये मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी तो हम लोग करेंगे नेक्स्ट ब्रांच में, मैग्नेटिज्म में। अभी हमने जितना करा टिल कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स तो देखा हम लोगों ने, बट हमने भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस नहीं किया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो बोला गया था डेफिनेशन में कि भाई चार्ज अगर किसी मैटर पे आ जाएगा तो चार्ज के आने से ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो ये कौन सा इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जो प्रोड्यूस करेगा और साथ में दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा। तो किस तरह से ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस भी करता है। हाँ, यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि सॉरी कि यहां पर हम मैग्नेटिक इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्रांच में। क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो को समझिए बात को। देखिए हर एक का एक फील्ड होती है, हर एक का अपना एक इफेक्ट होता है। ऐसे देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरी एक फील्ड है, मेरे को जानने वाले लोग हैं, आप मेरे को जान रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड को स्प्रेड किया कि सर ऐसा पढ़ाते हैं, एग्री करते हैं। तो हर एक की अपनी फील्ड होती है, किसी की फील्ड बहुत लार्ज होती है। फील्ड का मतलब क्या हो गया, उसको जानने वाले पहचानने वाले कितने लोग हैं। अगर किसी बंदे को जानने वाले लोग ज्यादा हैं, क्लियर हो, तो मैं बोलूंगा वो उसकी फील्ड स्ट्रांग है। बोलो भाई, उसको बहुत लोग जानते हैं, उसके बारे में कहीं पूछो सब लोग जानते हैं। किसी बंदे को अगर कम लोग जान रहे हैं तो नेचुरली इसका मतलब क्या हुआ, उसकी फील्ड वीक है। तो फील्ड को बेसिकली अगर आपको फिजिक्स वाइज फील करना है तो क्या बोल सकते हैं कि भाई उसका फील्ड का मतलब हो गया कि वो अपने इफेक्ट को किस तरह से फैला रहा है सराउंडिंग में। अगर मेरे को जानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं तो ऑब्वियस सी बात होगी मेरा इफेक्ट कैसा है, ज्यादा है। एग्री करते हैं? बात समझ में मैंने क्या बोला हुआ। अब अगर हम इसको चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है, हमने मोटे तौर पे एक बात तो क्लियर कर ली कि भाई फील्ड का मत, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड हो, फील्ड का मतलब होता है कि वो रीजन, सराउंडिंग का वो स्पेस, सराउंडिंग का वो रीजन जहां पर उस चीज के, अगर वो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे, मैग्नेट होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करेंगे, मास केवल अगर है, न्यूट्रल मास अगर है तो उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट की बात करेंगे, ऐसी न्यूक्लियस अगर है तो उसकी न्यूक्लियर फील्ड की बात करेंगे। तो चाहे वो जो भी हो, चाहे वो चार्ज हो, चाहे वो मैग्नेट हो, चाहे वो न्यूट्रल मास हो, या वो न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो, जो भी हो, क्लियर हुआ? ये जो भी है उसके सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पर हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्लियर, उसको फील कर सकते हैं, वो पूरा रीजन क्या कहलाएगा कि इस चीज का वो फील्ड कहलाएगी।
अब अगर हम चार्ज के कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे तो बोलेंगे चार्ज के सराउंडिंग, ये चार्ज अगर है इसके सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पर हम उस चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसको बोलेंगे, उस रीजन को बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज। वो रीजन जितना छोटा होगा, यानी कि इतना कम स्पेस में ही केवल हम उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, अगर हम इस स्पेस के बाहर चले गए तो हम इस चार्ज के इफेक्ट को फील एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, तो फील्ड वीक हो गई। और अगर उस चार्ज के सराउंडिंग का स्पेस रीजन बहुत बड़ा हो गया जहां तक हम उस चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो बोलूंगा भाई इस चार्ज के फील्ड पहले के रिस्पेक्ट में कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। मेरा पॉइंट क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, पहले भी आप सुनते रहेंगे, नोट बाद में करेंगे, मैं टाइम दूंगा। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग तो क्लियर किया कि रीजन सराउंडिंग अ चार्ज, या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। देखिए सपोज करिए ये तो दिस इज ये बेटे क्या हो गया, ये हो गया एक पॉइंट चार्ज, दिस इज द पॉइंट चार्ज। और अगर मान लीजिए मैंने सपोज करिए एक ऐसा एक वायर लिया, उसको ऐसे टिल्ट कर दिया और वायर को चार्ज दे दिया मैंने, से प्लस या माइनस को चार्ज कर दिया, तो अब की बार क्या बोलेंगे हम लोग कि दिस इज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये क्या हो गया, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो चार्ज हो सिंगल एक पॉइंट चार्ज हो या चार्ज का एक डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्लियर हुआ? ये एग्री कर, दोनों के पास चार्ज तो है ना। तो चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के सराउंडिंग वो रीजन जहां पर उस पॉइंट चार्ज या उस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम फील कर सकें, महसूस कर सकें, उस रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्री करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड को जब थ्योरी वाइज डिफाइन किया गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 वेज में डिफाइन किया गया। क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हमें थ्योरी वाइज डिफाइन करना था तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को 3 सब वेज में डिवाइड किया। क्लियर हुआ? ये एक तो वेक्टर फॉर्म, दूसरा स्केलर फॉर्मेट और तीसरा हो गया ग्राफिकल फॉर्मेट। क्लियर हुआ? किसी भी चीज को अगर हमें फिजिक्स में डिस्क्राइब करना है तो या तो उसको स्केलर फॉर्म में रखा जाता है या उसको वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। और हम लोग फिजिक्स में ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम ग्राफ के थ्रू भी सॉल्व करते हैं। तो ग्राफिकली भी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने डिस्कस किया, डिस्क्राइब किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्क्राइब किया। क्लियर हुआ? ये देखिए, अभी नोट नहीं करना, पहले समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मीनिंग क्लियर कर लिया हम लोगों ने। चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के सराउंडिंग का वो स्पेस जहां पर हम चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकें, फील कर सकें, महसूस कर सकें, वो पूरा पूरा रीजन कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चे हम लोगों ने 3 सब पार्ट में डिवाइड किया। एक था इसका वेक्टर फॉर्म, क्लियर हुआ? दूसरा था इसका स्केलर फॉर्म, इसको स्केलर फॉर्म में डिफाइन किया गया। और तीसरा था इसका ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म। क्लियर हुआ? ये जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किया तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल रखा वेक्टर ई। क्लियर हुआ? ये और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हुआ? ये जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक स्केलर के फॉर्म में डिफाइन किया तो स्केलर के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने सिंबल दिया V और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए ग्राफ की हेल्प ली, ग्राफिकली इसको एक्सप्रेस किया, तो हम उस फॉर्मेट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है ये बच्चों? अब आप स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। पहले तो देखिए मैंने लिखा क्या हुआ है, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन विच इट्स मतलब हो गया चार्ज या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इट्स इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, इज कॉल्ड या इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मैंने एक्सप्लेन किया था। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, किसी भी जगह पर, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिफाइंड, क्लियर हुआ, इन टर्म्स ऑफ आइदर अ वेक्टर फंक्शन, इसको वेक्टर फंक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, सिंबल होता है वेक्टर ई। वेक्टर ई इसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्मेट में डिस्क्राइब कर रखा हुआ है तो उसका सिंबल वेक्टर ई और उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कभी बोलेगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज या ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब मेरे को वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा है, बिकॉज ने बोला फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो मेरे को वेक्टर ई निकालना है।
और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग एक स्केलर फंक्शन की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, सिंबल इज कैपिटल V, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इट इज अ स्केलर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। द इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन आल्सो बी विजुअलाइज्ड, हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकली फंक्शन में लिखा हुआ है ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ग्राफिकली अगर उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ऑब्वियसली अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें स्टडी करनी है तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी पूरी तभी हो पाएगी जब हम लोग इन तीनों चीजों को क्लियर कट स्टडी कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हम इन तीनों को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद हम स्टडी करते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो चीजें हम बहुत ही कंफर्टेबल मैनर में क्लियर कर लेंगे। अब आप स्क्रीन को पॉज करके आप इसको पहले नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। तो बच्चों अब स्टडी करेंगे इन तीनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर है ये? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को इसका मतलब हो गया, अगर मैंने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका मतलब मैं क्या पढ़ रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ही स्टडी कर रहा हूं, बट इन टर्म्स ऑफ ग्राफ, हम उसको ग्राफिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर है ये? अब बात आएगी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन कैसे किया गया है, इसकी डेफिनेशन क्या है। एग्री करते हैं? तो हमने सबसे पहले तो देखते हैं कि इनको डिफाइन करने का वे क्या है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, सबसे पहली बात बिल्कुल ये याद कर लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज इमेजिनरी कर्व। इसका मतलब ये कर्व रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, हमने इमेजिन किया कि ऐसा ऐसा होता होगा, और ऐसा ऐसा मानने के बाद में जो रिजल्ट हमारे सामने आए वो रियल लाइफ से मैच कर रहे हैं। अगर जो मेरे मानने के बाद में जो रिजल्ट आए वो रियल लाइफ से अगर मैच कर रहे हैं, मींस मेरा एजम्पशन कैसा है, राइट है, तो इसलिए थ्योरी एप्लीकेबल है। बट लेकिन रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करती है, ये हमें इमेजिन करना पड़ता है। अब ये क्या होता है समझते हैं कि देखो भाई, ये दे आर द इमेजिनरी कर्व। क्या मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व। ये कर्व क्या करते हैं, चार्ज से या तो बाहर निकलेंगे या चार्ज के अंदर आएंगे। मतलब बेसिकली इनका जो एसोसिएशन है, इनका जो इंटरेक्शन है वो चार्ज के साथ में है। अभी हम जानेंगे, आगे पढ़ेंगे कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एमर्ज करती हैं, बाहर निकलती हैं, और नेगेटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स मर्ज करती हैं, अंदर आती हैं। क्लियर हुआ ये? तो बेसिकली चार्ज के थ्रू लाइंस ऑफ फोर्स एमर्ज या मर्ज कर सकती हैं, बाहर या अंदर आ सकती हैं। ये है बेसिकली ये इमेजिनरी कर्व्स। क्लियर है बेटे? ये अब सपोज करो कि एक इमेजिनरी कर्व मैंने ड्रॉ कर रखा कुछ ऐसा। क्लियर है ये? अब से फॉर एग्जांपल ये प्लस का चार्ज है, ये एक चार्ज है प्लस का, और ये लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे बनी हुई हैं। ऑब्वियस सी बात होगी कि भाई या तो ये चार्ज से बाहर निकलेंगी या चार्ज के अंदर आएंगी, तो ऑब्वियसली इनके पास में मोमेंट का एक सेंस होगा, मोमेंट की एक डायरेक्शन होगी। क्लियर है ये? तो ये एरो बताता है कि ये इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करके यहां पर एंड कर रही हैं। तो लाइंस ऑफ फोर्स ऑब्वियस सी बात है कि ट्रेवल कर रही हैं स्पेस में। अब ट्रेवल करेंगी तो ऑब्वियसली इनके पास स्पीड होगी। लाइंस ऑफ फोर्स की स्पीड ऑफ लाइट से मैच करती है। बच्चों याद हो गया कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल्स इन स्पेस विद स्पीड ऑफ लाइट। ये मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, मैंने इसकी डेफिनेशन को नहीं देखा हुआ है, मैंने बातों बातों में इसकी प्रॉपर्टी की स्टडी कर ली कि भाई दे ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम, क्या बोलोगे, वन प्लेस टू अनदर विद स्पीड ऑफ लाइट। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो दे आर द इमेजिनरी कर्व्स, ये इमेजिनरी कर्व है। अब इस कर्व में देखो ध्यान दो बेटे, मैंने ड्रॉ की, इस कर्व मैंने एक पॉइंट लिया और इस कर्व में मैंने ड्रॉ किया, इस कर्व के इस पॉइंट पर मैंने ड्रॉ किया टेंजेंट अलोंग द सेंस। ध्यान दो मैंने क्या बोला, टेंजेंट नहीं बोला, मैंने बोला टेंजेंट अलोंग द सेंस। मतलब देखिए यहां पर टेंजेंट तो दो बन सकती हैं, एक इधर भी आ सकती है, देखो ना ये जो टेंजेंट बन रही है वो इधर भी आ सकती है और ये टेंजेंट इधर भी जा सकती है, देखो ना ऐसा। बट मैंने टेंजेंट में क्या बोला, अलोंग द सेंस। अब जरा ध्यान दो बच्चे, जब ये मैं ऐसे घूमते घूमते यहां पर आऊंगा तो इसके बाद में बताइए ये एरो के अकॉर्डिंगली डाउन जाऊंगा कि अप जाऊंगा, डाउन जाऊंगा, तो ये बेटे बन गया टेंजेंट अलोंग द सेंस।
क्लियर हुआ ये? मैंने बोला टेंजेंट नहीं बोला, ध्यान रखिएगा, टेंजेंट अलोंग, बुक में लिखा मिलता है टेंजेंट, गलत है वो, टेंजेंट अलोंग द सेंस, बिकॉज टेंजेंट में तो दो डायरेक्शन आ जाएंगी और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू अगर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट अलोंग द सेंस will give the direction of resultant electric field intensity। ध्यान दो बच्चे, मैंने क्या बोला? will give the direction of electric field intensity नहीं मैंने बोला will give the direction of resultant electric field intensity at that point। ये बेटे हो गया resultant। जिस बात को मैं ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूं, इसका मतलब वो पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखो भाई ध्यान दीजिएगा, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व। सबसे पहले हमने लाइन किया इमेजिनरी कर्व को, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, हमको कैसे है जब हम क्वेश्चन करें क्लियर होगा। दिस इज एन इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट अलोंग द सेंस। बच्चे फिर तो देखिए, टेंजेंट अलोंग द सेंस इंपॉर्टेंट है और स्पेशली इंपॉर्टेंट है अलोंग द सेंस। मैंने वो डबल लाइन किया, टू विच एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करूंगा टेंजेंट अलोंग द सेंस, क्लियर हुआ, एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। यस, रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैंने डबल लाइन किया और स्पेशली रिजल्टेंट को मैंने डबल लाइन किया। will give the direction of the resultant intensity means resultant electric field intensity at that point। ये डेफिनेशन है बच्चों। बहुत सारी डेफिनेशन बुक में लिखी मिलेंगी, इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट जो डेफिनेशन है मैंने लिखवाई हुई है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डेफिनेशन है वो बुक में डिफरेंट बुक में अलग अलग गिवन है। जो सबसे रिलायबल डेफिनेशन है जिसमें कहीं पर भी कोई इम्परफेक्शन नहीं है, मैंने वो नोट कराई हुई है कि भाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर द इमेजिनरी कर्व, दे आर द इमेजिनरी कर्व्स, द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, टेंजेंट कौन सा? टेंजेंट अलोंग द सेंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो बच्चे, बुक में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा हुआ नहीं मिलता है और क्या लिखा मिलता है। बुक में लिखा मिलेगा कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट लिखा मिलेगा, लिखा नहीं मिलेगा अलोंग द सेंस। चेक करना, द टेंजेंट टू विच एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ के बाद ध्यान देना, गिव द डायरेक्शन ऑफ, केवल लिखा मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। वहां पर रिजल्टेंट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा, आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंस अब क्या है, क्यों मैंने देखिए रिजल्टेंट को मैंने फोकस किया, डबल लाइन किया, अलोंग द सेंस को मैंने क्यों किया, ठीक है ना, इनको ध्यान देते हैं। इमेजिनरी लाइन लिखा मिल जाएगा आप लोगों को। बच्चे ये बताओ, अभी अगर आप बुक में देखेंगे तो बुक में लिखा मिलेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखी मिलती है कि नो टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो क्या लिखा मिलता है कि दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो बेटे हैं वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, कभी भी कट नहीं कर सकती हैं। एग्री करते हैं, ठीक है ना, बुक में लिखा मिलता है और ये सही भी है, लेकिन कभी कभी कट करती भी है। कैसे करेंगी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है ना। हर चीज बहुत ढंग से आनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, जनरली, बहुत रेयरली, अंडर वेरी वेरी स्पेशल केस ये इंटरसेक्ट या कट कर सकती हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे भी हम लोग, ठीक है ना। अब ध्यान दो बच्चे, ये बताइए अगर ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इस कर्व के अकॉर्डिंगली अगर मैं इस कर्व को देखूंगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट अलोंग द सेंस बनाऊंगा तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इस वाले पॉइंट को इस कर्व के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये बेटे आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बुक में लिखा मिलता है कि भाई एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती हैं, क्लियर हुआ, एक पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती हैं, इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स कट नहीं कर सकती हैं। अब ये गलत कैसे है ध्यान दीजिएगा, मैंने क्यों आपको फोकस कराया रिजल्टेंट को और टेंजेंट अलोंग द सेंस। देखो टेंजेंट अलोंग द सेंस तो क्लियर हो गया होगा, बिकॉज अगर हमने सिंपल बोलेंगे टेंजेंट तो दो डायरेक्शन आ जाएंगी, जबकि वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होती है, यूनिक होती है, दो नहीं होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर अलोंग द सेंस के थ्रू ही हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती है। बच्चों ध्यान दो, इमेजिंग करिए कि मैं एक बॉडी हूं, क्या मेरे ऊपर बहुत सारे फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है कि नहीं है, वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। तो एक बॉडी पर क्या बहुत सारे फोर्स ऐड कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्या एक बॉडी पर बहुत सारे फोर्स, देखो ये F1 आया, ये F2 आ गया, ये F3 आ गया, ये F4 आ गया, बहुत सारे फोर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन F1 F2 F3 F4 Fn का जो रिजल्टेंट बेटे आएगा वो यूनिक होगा कि नहीं होगा। यस देखो ना, जैसे ये F1 ऐड करा, ये F2 ऐड करा, तो मेरा मूवमेंट ना तो इधर होगा
ना इधर होगा। जहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा पैरेललोग्राम पढ़ा होगा हम लोगों ने, यस, तो मैं उधर की तरफ मूव करूंगा। तो अगर मेरे को ऐसे को पुल करेगा तो मैं आगे जाऊंगा, ना कि F1 के लॉन्ग, ना कि F2 के लॉन्ग। एग्री करते हैं? तो हमेशा बॉडी पर जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट वेक्टर सम आता है, वो होता है ऑलवेज यूनिक। एग्री करते हैं? तो अगर मैं रिजल्टेंट वर्ड यूज ना करूं तो फिर लाइंस ऑफ फोर्स तो हमेशा कट कर सकती हैं। क्यों? बिकॉज एक पॉइंट पर बहुत सारे वेक्टर तो आ सकते हैं, बट बहुत सारे वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा यूनिक एक ही आएगा, वो कभी भी दो अलग अलग डायरेक्शन पे नहीं आ सकते हैं। इसलिए रिजल्टेंट वर्ड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। एग्री करते हैं? यस। अब अगर मैं ये जानता कि भाई टेंजेंट अलोंग द सेंस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं कह सकता हूं कि इन जनरल 99% केस में ये होल्ड भी करेगा। कहां पर कट करेंगे मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर कट, कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज अगर वो कट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, क्लियर हुआ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी, और दो रिजल्टेंट, एक ही पॉइंट पर दो रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। इसलिए लाइंस ऑफ फोर्स कभी कट नहीं कर सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर हुआ ये? अच्छा देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें बच्चे, तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखवाया? इन जनरल। ध्यान दीजिएगा, इन जनरल, जनरली ऐसा होता है कि लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। क्यों? अगर वो क्रॉस करेंगी तो सिंस इफ दे क्रॉस एट अ पॉइंट, द रिजल्टेंट, यस, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल हैव टू डायरेक्शंस या टू और मोर डायरेक्शंस। अगर तीन ने कट करा तो तीन हो जाएंगी, तो टू और मोर डायरेक्शंस। क्लियर हुआ? एंड इट इज एब्सर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इररेलेवेंट फॉर रिजल्टेंट, बिकॉज रिजल्टेंट इज ऑलवेज यूनिक, इसलिए कभी कट नहीं कर सकती हैं। अब मैंने बोला इन जनरल, मैंने क्या बोला? इन जनरल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में देखो, मैंने लिखवाया हुआ है, यस। मैंने कहा बेटे न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट को भी हम लोग इस हेडिंग को फिनिश करने के बाद में पढ़ेंगे। न्यूट्रल पॉइंट हालांकि नाम से क्लियर है, न्यूट्रल पॉइंट द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। बोलो भाई, न्यूट्रल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। क्लियर हुआ ये? बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर की स्केलर वेक्टर होती है। वेक्टर में बेटे हमने पढ़ा हुआ है जीरो वेक्टर, करा हुआ है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को अगर हम ग्राफिकली एक्सप्रेस करेंगे तो जीरो वेक्टर केवल एक पॉइंट होता है। क्यों? बिकॉज बाय डेफिनेशन जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। और हमको पता है वेक्टर अगर होगा तो उसके पास दो बातें होती हैं, लेंथ मींस मैग्नीट्यूड, और एरो का हेड मींस क्या हो गया? डायरेक्शन। हेड मींस क्या हो गया? डायरेक्शन। एग्री करते हैं बेटे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो ये हो गया बेटे डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और एरो हेड मींस क्या हो गया? डायरेक्शन। मेरा पॉइंट क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बच्चे देखो, अगर हम नॉर्मल वेक्टर की बात करेंगे तो नॉर्मल वेक्टर जो होंगे उसका इनिशियल पॉइंट होगा, एक टर्मिनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट होगा, और दोनों ही पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तभी तो ये लेंथ आ पाएगी, और डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द फाइनल। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? हमको पता है कि दो अलग अलग पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास करती है, लेकिन पढ़ा हुआ है कि एक ही पॉइंट अगर होगा तो उससे सेवरल, उससे इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? तो न्यूट्रल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मींस न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मींस क्या हो गया? मॉड जीरो हो गया। इसका मतलब न्यूट्रल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, जीरो वेक्टर आएगी। और जीरो वेक्टर अगर है एक पॉइंट है तो आपने पढ़ा होगा कि जीरो वेक्टर के पास में इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती हैं, बहुत सारी डायरेक्शन हो सकती हैं। एग्री करते हैं? क्लियर हुआ ये? तो यस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर सकती हैं, वहां कर सकती हैं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। यस, न्यूट्रल पॉइंट पे कट कर सकती हैं। न्यूट्रल पॉइंट पे कट करेंगी तो डायरेक्शन चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, न्यूट्रल पॉइंट पे कंसेप्चुअली डायरेक्शन बहुत सारी आ सकती हैं, इसलिए न्यूट्रल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कट कर सकती हैं। बच्चों, मैंने वही लिखवाया है नोट में कि इट इज एज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट, यस, एट द न्यूट्रल पॉइंट। क्यों? दिस इज बिकॉज देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट डायरेक्शंस फॉर अ जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर पे अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वेक्टर की फॉर्म में आ रही है तो वहां पर डायरेक्शन बहुत सारी पॉसिबल हो सकती हैं, तो वहां कटिंग हो सकती है रिजल्टेंट में भी। क्लियर हुआ ये? अदरवाइज न्यूट्रल पॉइंट अगर नहीं है तो दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी कट नहीं कर सकती हैं। मैंने इसको एक्सप्लेन किया।
और दो देखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बहुत सारे और भी आएंगी, ये भी मैंने बताया था कि भाई देखिए क्या है कि लाइंस ऑफ फोर्स चार्ज से या तो एमर्ज करेंगी, बाहर जाएंगी प्लस चार्ज से, या मर्ज करेंगी, अंदर आएंगी माइनस चार्ज पे। तो ऑब्वियस सी बात है ट्रेवल कर रही हैं, तो लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करती हैं विद स्पीड ऑफ लाइट। अब ट्रेवल कर रही हैं बच्चे, देखिए हर चीज का जो मूवमेंट होता है, क्लियर हुआ ये, वो हमेशा हाई ग्रेड से लो ग्रेड में होता है। जैसे कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर, एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ऐसे ही क्लियर हुआ ये, जो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं ट्रेवल कर रही हैं, तो उसमें हमने एक नया ग्रेड डिफाइन किया, उसको बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। अभी याद करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल और विद स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज इनकी स्पीड जो होती है वो लाइट से मैच करती है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सेकेंड प्रॉपर्टी में 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए कि लाइंस ऑफ फोर्स ट्रेवल करती हैं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और साथ में जो इनकी ट्रैवलिंग स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से मैच करती है। मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब बाई कन्वेंशन ध्यान दो, थर्ड पॉइंट मैं पहले बता देता हूं, बाद में दिखवा दूंगा। बाई कन्वेंशन हमने प्लस चार्ज को हाई पोटेंशियल पे एज्यूम किया और नेगेटिव चार्ज को लो पोटेंशियल पे एज्यूम किया। एग्री करते बेटे मैं क्या बोल रहा हूं? तो कन्वेंशनली प्लस चार्ज हाई पोटेंशियल पे है, माइनस चार्ज लो पोटेंशियल पे, तो मैं कह सकता हूं कि द लाइंस ऑफ फोर्स जो ट्रेवल कर रही हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल, तो हाई मींस प्लस, प्लस से स्टार्ट होंगी, टू लो पोटेंशियल, और लो माना जाता है नेगेटिव को, तो प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स चलना स्टार्ट करेंगी और नेगेटिव चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स मर्ज कर जाएंगी, एंड कर जाएंगी। क्लियर हो गया बच्चे ये? तो ये मैं आपको अभी थर्ड पॉइंट आगे लिखवाऊंगा, उसके पहले आप स्क्रीन को पॉज करके ये आप नोट करिए इतना। पर जो थर्ड पॉइंट हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं डिस्कस, फोर्थ भी कर चुके हैं, क्योंकि सेकंड पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो अब बाई कन्वेंशन हमने माना था कि प्लस चार्ज हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव लो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, हाई पोटेंशियल से ट्रेवल करेंगी, तो प्लस से बाहर निकलेंगी, एमर्ज करेंगी, और हाई टू लो ट्रेवल करेंगी, तो लो वाले पोटेंशियल पे एंट्री करेंगी, और लो पोटेंशियल बाय कन्वेंशन माइनस चार्ज माना गया है, तो ये माइनस चार्ज पे कन्वर्ज करेंगी या एंड करेंगी, एक ही बात है। तो ये 2 पॉइंट तो ऑलरेडी क्लियर थे, नोट केवल करना आपको है कि बाय कन्वेंशन, ये हाँ ध्यान रखेंगे, बाय कन्वेंशन, ये कन्वेंशन एक रूल नहीं है। बाय कन्वेंशन पॉजिटिव चार्ज इज एज्यूम्ड टू बी एट हाई पोटेंशियल while negative charge is assumed to be at low potential। पोटेंशियल क्या होता है इसको हम लोग क्लियर करेंगे आगे, है ना? ठीक है, अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट बन गया, यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव क्या होता है, हाई पोटेंशियल होता है, और हाई पोटेंशियल से ट्रेवल करना चालू करेंगे तो स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और हाई टू लो पोटेंशियल पे जाएंगी, और लो होता है नेगेटिव होता है, तो मतलब नेगेटिव चार्ज पे ये मर्ज करेंगी, यानी कन्वर्ज करेंगी या एंड करेंगी, तो एंड दैट इज कन्वर्ज ऑन नेगेटिव चार्ज। बच्चों क्लियर हो गया? इसके बाद बच्चों पॉइंट नंबर 5 पर आइए। पॉइंट नंबर 5 हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर क्वेश्चन बहुत सारे थ्योरी के बेस बनते हैं, और जब तक थ्योरी में कमांड नहीं होगा तो आप बिलीव करिए आप न्यूमेरिकल भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। सबसे तो पहले हम इस पॉइंट को जो है देखते हैं लिखा क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड और स्टार्ट, चाहे वो एंड करें, चाहे वो मर्ज करें, चाहे वो स्टार्ट करें, क्लियर, चाहे वो, है ना, क्लियर हुआ ये, नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वो कंडक्टर की सरफेस के हमेशा नॉर्मली करती हैं, नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मली, कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या करती हैं, ये एंड या स्टार्ट करती हैं। हाँ ध्यान दो बच्चे, यहां पर मैंने क्या लिखवाया हुआ है, नॉर्मली टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, बॉडी मस्ट बी कंडक्टर। मैंने बात नहीं की हुई है सेमी कंडक्टर की, मैंने बात नहीं की हुई है इंसुलेटर की। अगर क्लियर हुआ ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, क्लियर हुआ वो, अगर वो सरफेस बॉडी की सरफेस कंडक्टिंग सरफेस है, तो कंडक्टर अगर है और प्लस चार्ज तो बाहर जाएंगी, स्टार्ट करेंगी,
कंडक्टर है और चार्ज नेगेटिव है तो इस पे एमर्ज करेंगी, एंड करेंगी, तो चाहे वो उस पे एमर्ज करें या उस पे मर्ज करें, हमेशा कंडक्टर की सरफेस के नॉर्मली कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलरली ही ये मर्ज और एमर्ज करती हैं। हाँ, अगर वो बॉडी इंसुलेटर है, अगर वो बॉडी सेमी कंडक्टर है, क्लियर हुआ, ये मान लीजिए ये एक बॉडी बनी हुई है, क्लियर हुआ, और ये से इंसुलेटर है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी, क्लियर हुआ, चाहे इस पे मर्ज करें और चाहे इस पे एमर्ज करें, वो इसके परपेंडिकुलरली भी कर सकती हैं और इससे वो किसी सर्टेन ऑब्लिक एंगल पर भी कर सकती हैं। लेकिन अगर ये बॉडी कंडक्टिंग है, अगर ये बॉडी कैसी है, कंडक्टिंग है, तो फिर लाइंस ऑफ जो फोर्स होंगी वो डेफिनेटली सरफेस पे मर्ज या एमर्ज हमेशा उस सरफेस पे परपेंडिकुलरली ही करेंगी, हमेशा उस सरफेस के नॉर्मल करेंगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि ऐसा क्यों होता है, जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा क्यों होता है। अब जरा ध्यान दो बेटे, सपोज करो मैंने एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया, मैंने क्या लिया, मैंने एक कंडक्टिंग स्फेरिकल बॉडी ली और से इस पे ऊपर प्लस का चार्ज है। चार्ज कैसा है, प्लस है। सबसे पहले बेटा फिजिक्स में कुछ फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, उसका रीजन बाद में आता है ना, ऐसा हुआ तो क्यों बाद में आएगा। तो मैंने इसको प्लस चार्ज दिया, देखा मैंने कि सारा चार्ज इसके सरफेस पे रिसाइड कर गया। ध्यान दो बेटे, ये हमने देखा और इसका रीजन भी क्लियर करेंगे गॉस लॉ में, अभी समझेंगे। अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज अगर देते हैं तो सारा चार्ज होगा वो इसकी आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, इसकी आउटर सरफेस पे आ जाता है। अगर मैंने चार्ज अंदर भी दिया और कंडक्टिंग मीडियम अवेलेबल है तो चार्ज सारा कहां पर आएगा, सरफेस पे आएगा। क्यों आएगा समझिए, अगर मैं गलती से चार्ज इसको अंदर दे दूंगा तो चार्ज या तो मैं दूंगा प्लस या दूंगा माइनस। अब से फॉर एग्जांपल मैंने चार्ज प्लस दिया, तो अगर हम प्लस चार्ज यहां पर देंगे तो चार्ज इज अ कलेक्शन ऑफ सेवरल पॉइंट्स, तो बहुत सारे प्लस चार्ज पॉइंट्स होंगे, तो प्लस पॉइंट चार्ज। सिमिलर पॉइंट चार्ज क्या करेगा बेटे, रिपेल करेगा कि नहीं करेगा। और बताइए रिपेल करेगा तो ये दूर जाना चाह रहे हैं और ये मीडियम कैसा है, कंडक्टिंग है, तो इनको आराम से कंडक्ट भी करा देगा, तो इसलिए ये कंडक्ट करते करते क्लियर हुआ ये यहां तक पहुंच जाएंगे। आउटर सरफेस के बाहर क्या है, एयर, और एयर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए चार्ज बाहर अब चाहे तो रहा है कि मैं और दूर चला जाऊं लेकिन नहीं जा पाएगा, बिकॉज मीडियम इंसुलेटिंग हो गया, मीडियम अब कंडक्टिंग नहीं बचा। इसलिए कंडक्टर को अगर हमने गलती से चार्ज अंदर दे भी दिया तो सारा चार्ज क्या होगा, उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। चलिए प्लस आया। अब जो मैंने बोला कि भाई प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स, और ये कंडक्टर है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो बॉडी है मैं बता रहा हूं कि कंडक्टर है, ये कंडक्टर। अब दो पॉसिबिलिटी बनेगी, हमने तो ऑब्जर्व किया, फिजिक्स देखा हम लोगों ने कि, और ये जो चार्ज है ये चार्ज अब मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लियर हुआ, मतलब कि चार्ज मूव करने के बाद में, रिपेल करने के बाद में, सरफेस पे आने के बाद में अब ये स्टैटिक कंडीशन पे आ गया। और बेटे चार्ज अगर मूव नहीं कर रहा है, हमने पढ़ा हुआ है चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर चार्ज मूव नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली ये सारे जो पॉइंट्स बच्चे होंगे वो इक्वी पोटेंशियल होंगे, वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। अगर ये पॉइंट इक्वी पोटेंशियल ना होते, इसका पोटेंशियल अलग होता, इसका अलग होता, अब अलग अलग है तो एक हाई होगा और एक लो होगा, तो चार्ज जो होगा वो ट्रेवल कर जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और अगर चार्ज ट्रेवल कर गया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का वायलेशन कर रहा है। और हमने ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि चार्ज सरफेस पे स्टैटिकली यहां पर स्टोर रहता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि कंडक्टर की पूरी सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, बिकॉज अगर एक हाई पोटेंशियल पे आ गया, एक लो पोटेंशियल पे आ गया तो चार्ज बिगिंस टू मूव, और ये नहीं हो सकता है। तो एंटायर कंडक्टिंग सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है, हमने तो ऑब्जर्व किया कि भाई कंडक्टिंग की बॉडी की सरफेस पे लाइंस ऑफ फोर्स मर्ज करें या एमर्ज करें। प्लस चार्ज हो तो क्या करेंगे बताइए, एमर्ज करेंगे, बाहर जाएंगे, बिकॉज प्लस से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, तो हमेशा कंडक्टर की सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर निकलती हैं। अब बच्चे देखो ध्यान दो, स्फेरिकल मैंने बॉडी ली हुई है, स्फेरिकल बॉडी पे जो नॉर्मल वेटे होगा वो हमेशा, जो स्फेरिकल बॉडी पे जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास करेगा, ये हो गया परपेंडिकुलर लाइन बन गई। अब हमने तो माना कि चलो ठीक है भाई, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स नॉर्मल नहीं है, से किसी एंगल पे आ रही है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये किसी एंगल पे आ रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात होगी। देखो बच्चे, इस ई के दो बनेंगे कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट बनेगा, कंपोनेंट्स हमेशा होते हैं परपेंडिकुलर, तो ये हो गया ई का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये बेटे आ गया ई का पैरेलल कंपोनेंट। एग्री करते हैं।
अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सरफेस के नॉर्मल नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो बन जाएंगे कंपोनेंट। इसे मान लीजिए अगर मैं इस एंगल को थीटा कह दूं तो ये आपका आ गया ई कॉस ऑफ थीटा और ये बेटे हो गया ई साइन ऑफ थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज को बाहर निकालना चाह रही है और ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये इस प्लस चार्ज को टेंजेंशियली मूव कराना चाह रहा है। बच्चों हम लोग पढ़ चुके थे जब मैंने डिफाइन किया था वर्क फंक्शन, याद करिए चार्जिंग बाय रबिंग में, कि किसी भी चार्ज को उसकी सरफेस से बाहर निकाल करके एयर में लेके आना बहुत इजी नहीं होता है, एक टफ टास्क होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है वो इस चार्ज को बाहर निकालने की ट्राई तो कर रहा है लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएगा, बिकॉज नॉर्मली इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन सरफेस कंडक्टिंग है और ये जो कंपोनेंट आ रहा है, पैरेलल वाला कंपोनेंट आ रहा है, वो इस चार्ज को सरफेस में ही टेंजेंशियली मूव कराने की ट्राई कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो इस चार्ज को सरफेस के अलोंग टेंजेंशियली मूव कराना चाह रहा है और ये करा भी देगा। क्लियर हुआ ये, क्योंकि सरफेस कंडक्टिंग है और चार्ज 100% क्या करेगा, मूव कर जाएगा। जबकि मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि चार्ज मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चार्ज मूव नहीं कर रहा है। चार्ज मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इस कंपोनेंट के होने से चार्ज मूव ही नहीं कर सकता है, बिकॉज चार्ज सरफेस को छोड़ करके एयर में नहीं जा सकता है। लेकिन इस कंपोनेंट के होने से चार्ज डेफिनेटली मूव करेगा, सरफेस के अलॉन्ग मूव करेगा और अगर मूव कर गया तो चार्ज मूव करा तो करंट प्रोड्यूस हो गई। जबकि हमने देखा कि चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे है और अगर चार्ज मूव करेगा तो ये सारे पॉइंट इक्विपोटेंशियल नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब बताइए, हमने देखा ही हुआ है, हमने ऑब्जर्व किया कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज सारा रुका रहता है, तो कौन सा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर ये वाला कंपोनेंट गायब हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे आ जाएगी, तो चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको वायलेट नहीं करेगा। तो ये मैंने प्रूव कर लिया यस कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो उसका एक कंपोनेंट आएगा टेंजेंट के अलोंग जो चार्ज को मूव करा देगा सरफेस पे, और जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे सरफेस के जितने भी पॉइंट होंगे वो सब सेम पोटेंशियल पे होंगे, इसलिए कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। हाँ, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा, ये डिपेंड करेगा कि चार्ज प्लस है कि माइनस है। एग्री करते हैं बच्चों? ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स end or start perpendicularly normally to the surface of conductor। अब उसका रीजन जो मैंने एक्सप्लेन किया कि since if a line of force is not perpendicular, क्लियर हुआ ये, to the surface of conductor, then the electric intensity will have a component along the surface। इलेक्ट्रिक का एक कंपोनेंट कहां पर आएगा? सरफेस के along, टेंजेंट आ जाएगा along the surface, and which makes the charge in motion, जो चार्ज को मूव करा देगा, बिकॉज सरफेस कंडक्टिंग है तो जरा सा भी एक फोर्स लगेगा तुरंत ये मूव कर देगा, which makes the charge in motion and this is not possible। क्लियर हुआ? इन केस ऑफ क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर जो होता है कैसा होता है? इक्विपोटेंशियल, और अगर वो मूव कर देगा तो कंडक्टर विल नॉट रिमेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट टेंजेंट के अलॉन्ग नहीं हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इसलिए कंप्लीट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पे क्या करेगी? नॉर्मल आएगी। मेरा पॉइंट क्लियर है? मैंने क्या बोला बेटे आप लोगों से हुआ है? ठीक है ना? अब आप स्क्रीन को पॉज करके इन तीनों पॉइंट्स को नोट कर लें। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पे आएंगे। पॉइंट नंबर 6 पे आने से पहले हम जनरल सी बात करते हैं। जैसे इमेजिन करिए या सपोज करिए कि ये जो है बहुत सारे मतलब कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं यहाँ पर हुए हैं या बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं ऐसे इस रूम में, ठीक है। अब मेरा एम ये है कि हम इसको ये इस बंदे के सारे फ्रेंड्स हैं, इसके ये सारे क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। क्लियर हुआ ये? तो हमको अगर इसको फोकस करना है, क्लियर हुआ ये? ठीक है ना? हमारा एम ये है कि मेरे को इसको आज पीटना है, मारना है। एग्री करते हैं?
तो अभी अगर हम इसको पीटेंगे मारेंगे तो अभी इसके सारे फ्रेंड्स इसके पास हैं, तो इसकी ताकत, इसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा है। बिकॉज जैसे जैसे इसको कोई मारने लगेगा तो सारे दोस्त इसके पास है, तुरंत इसके पास खड़े हो जाएंगे। मान रहे हैं आप? लेकिन मान लीजिए अब ये अपने घर चले गए, सारे ये दूर चले गए। अब यही सब लोग बहुत दूर हो गए, क्लियर हुआ? ये ऐसे हो गए और ये रह गया वो। अब देखिए, अब इसकी स्ट्रेंथ कम हो गई, नहीं कम हो गई, देखिए बात समझिएगा। अब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो, कम हो गई, बिकॉज अब इसके जो फ्रेंड्स थे वो इससे काफी दूर चले गए हैं, क्लियर हुआ ये? तो अब ये अकेला पड़ गया, तब इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, वीक हो गई, लॉ ऑफ नेचर। तो अगर देखिए सिंपल सी बात है कि अगर सब लोग पास होंगे तो हर एक की स्ट्रेंथ कैसी है, ज्यादा है, और अगर सब लोग दूर हो गए तो हर एक की स्ट्रेंथ क्या हो गई, वीक हो गई। एग्री करते हैं? स्ट्रेंथ, अब यहां पर मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ई की वी, वी तो बेटे होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मान लीजिए, सपोज करिए मैं आपको ऐसे बोलूं कि देखिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का ग्राफ बना हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं कुछ ऐसी, ठीक है। ऑब्वियसली इनमें एक एरो होगा, बिकॉज एरो बताता है कि ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में विद स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है। अब मैंने क्या करा, जैसे मैंने यहां पर एक पॉइंट बच्चे यहां पर ए लिया और मैंने एक पॉइंट यहां पर बी लिया। देखो नंबर ऑफ लाइंस 3 है, यहां पर भी 3, यहां पर भी है, क्लियर हुआ? अब मैं पूछूं आपसे अगर कि बताइए पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी में क्या रिलेशन आएगा? मैंने बोला कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड बी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ए और बी के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये आपस में इक्वल है। तो यहां पर हम इस प्रॉपर्टी की यूज करेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखो एरो देखिए, लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल पे कौन देखो आया ए, लो पे कौन आया बी, तो कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। अब बात अगर मैं पूछूं आप लोगों से, बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए पर और बी पर कहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा कहां पर है? तो ताकत वहां ज्यादा होगी जहां पर लोग, बोलिए, पास होंगे। जहां पर लोग पास हैं वहां स्ट्रेंथ ज्यादा है, और वही लोग 3 लोग ही हैं लेकिन वो लोग दूर चले जाएंगे तो वहां स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो अगर कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में फाइंड करना है रिलेशन, तो हमेशा आप इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी को देखेंगे। जहां पर डेंस लाइंस हैं, जहां पर क्राउडेड लाइंस हैं, वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां पर लाइन डिस्टेंट दूर हो गई वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, उसकी ताकत वीक हो गई। तो इस बार क्या बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए और बी में ए छोटा हो गया और बी पर इसमें ज्यादा हो गई। एग्री करते हैं? मान लीजिए मैं डायग्राम ऐसा बनाता, देखिए डायग्राम वैसे ही बना होता, डायग्राम जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही बना होता, बस मैं एरो को अगर मैं इधर कर देता, ऐसे कर देता, और वही वाला पॉइंट ए और बी लिख देता कि ये वाला पॉइंट यार ए है, ये वाला पॉइंट जो बी है। अब बताइए पोटेंशियल एट ए और बी में क्या रिलेशन आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए और बी में क्या रिलेशन आएगा? तो पोटेंशियल के लिए तो आप देखेंगे हमेशा एरो, बिल्कुल याद कर लीजिए कि लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इस बार लाइंस ऑफ फोर्स देखिए ऐसे जा रही हैं, फ्रॉम राइट साइड टू, देखो ना ये राइट है ये लेफ्ट है, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, क्लियर हुआ? तो जो इधर आएगा एरो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इस बार बी का पोटेंशियल हाई हो गया और ए का कम हो गया। अब मुझसे बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ए और बी में क्या आंसर आएगा? तो स्ट्रेंथ के लिए हमें मतलब ही नहीं एरो से है। स्ट्रेंथ, ताकत ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर लोग पास होंगे, और जहां पर लोग दूर चले जाएंगे वहां पर ताकत कम हो जाएगी। यस, तो जहां पर देखिए लोग पास हैं, तो बी पर पास हैं, तो स्ट्रेंथ बी पर ज्यादा है और ए पर है। इसलिए आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि पोटेंशियल और स्ट्रेंथ का रिलेशन हमेशा आपस में उल्टा होता है या हमेशा आपस सेम आता है। वो डिपेंड करता है कि एरो और डेंसनेस कैसी है। क्लियर हुआ ये? ठीक है। अब देखो बच्चे, यही वाला पॉइंट नंबर 6 मैंने लिखवाया हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन डेंसिटी। क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड लाइन डेंसिटी। क्लियर हुआ ये? डायरेक्टली जहां पर ज्यादा लाइंस की डेंसिटी होगी, लाइन ज्यादा पास होंगी, मोर डेंस होंगी, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स दूर चली जाएंगी,
डिस्टेंस अपार्ट हो जाएंगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ताकत क्या करेगी, कम हो जाएगी। सो क्राउडेड लाइंस, जहां पर क्राउडेड लाइंस हैं, रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, वाइल डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट वीक फील्ड। एग्री करते बच्चे हैं? और देखो मैंने आपको ये चीजें इस डायग्राम से क्लियर भी की, ठीक है ना। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये नोट वाला पॉइंट भी नोट तो कर लेंगे। पहले आप पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे, पॉइंट नंबर 6 के बाद में आप इस डायग्राम को बनाएंगे दोनों को, और ये फिनिश करेंगे। जब ये डायग्राम बन जाएगा उसके बाद में आप नोट वाले इस पॉइंट को लिखेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर देता हूं, ये आप नोट कर चुके होंगे या स्क्रीन को पॉज करके आप नोट कर लेंगे। तो आपने क्या करा, सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 लिखा, विदाउट नोट नहीं लिखा। उसके बाद ये डायग्राम बनाया, देखा भाई कि VA VB और EA AB में रिलेशन क्या आएगा। और नाउ इसके बाद में अब ये नोट वाला पॉइंट को समझते हैं। नोट वाला पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत खास पॉइंट है, पहले इसको समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइन, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड। आप पहले नोट करिए, इसको नोट करिए। अभी इसको बहुत इजी गोइंग मैनर में मैं ये आपको क्लियर कर दूंगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, इसको नोट करने के बाद में आप डायग्राम बनाइए। मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूं, आप उन्हें कॉपी करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिए, स्क्रीन को पॉज करके यहां तक कॉपी कर लीजिए और इसके बाद फिर आप जो है इन डायग्राम को बनाएंगे। मैंने एक फिगर बनाई, फिगर ए, ठीक है, दिस इज अ फिगर नंबर ए, ठीक है। इसके बाद मैंने एक फिगर और ड्रॉ की, फिगर नंबर बी, ठीक है, फिगर नंबर बी। एंड दिस इज फिगर नंबर सी। ये हमारा फिगर नंबर सी बन गया, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी, ठीक है ना। और लास्ट में मैं ड्रॉ कर रहा हूं फिगर नंबर डी। बस 4 फिगर के थ्रू आपको ये नोट वाला पॉइंट बहुत ही इजी गोइंग मैनर में क्लियर हो जाएगा। ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है, फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी एंड फिगर डी। आप पहले मुझे बताइए कि जो ये लिखा हुआ है पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइंस, ये फिगर ए बी सी डी में कौन बता रहा है? तो ये तो पैरेलल ही नहीं है, ये सब पैरेलल, ये पैरेलल देखिए, पैरेलल ये भी नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ये पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि वो इंटरसेक्ट करती हैं इन्फिनिटी पे। देखो बेटे यही सब पैरेलल है, बिकॉज ये सब भी अगर बनाएंगे तो ये कट करेंगी, इन्फिनिटी पे कट करेंगे, ये भी पैरेलल है, ठीक है ना। बट पैरेलल का मतलब इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। पैरेलल का मतलब होता है कि भाई डायरेक्शन भी सेम रहे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूटी में डायरेक्शन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। पैरेलल लाइन को बेटे बताइए, मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं हम लोग हैं, तो पैरेलल लाइन को हम लोग एक्सप्रेस ऐसे करते हैं, ना कि ऐसे करते हैं ना। पैरेलल लाइंस के लिए क्या लाइंस, पैरेलल लाइन, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट लाइन लिखा हुआ है बेटे, ये तो कर्व है यार ये। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया, वो स्ट्रेट होना चाहिए, और पैरेलल का मतलब हो गया डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर मैं ऐसे बना दूं, देखिए मान लीजिए एक मैंने ऐसे बनाया और एक मैंने ऐसे बनाया, तो दे आर एंटी पैरेलल। लाइन तो है और ये इनके भी गैप भी कॉमन है, बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनको बोलेंगे एंटी पैरेलल लाइन। मैंने क्या लिखवाया हुआ है, पैरेलल के एंटी पैरेलल, पैरेलल। तो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म फील्ड। मैंने कहा भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बेटे एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यूनिफॉर्म मतलब हो गया कांस्टेंट। तो अगर वेक्टर ई कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही कैसी हैं, थ्रू आउट द स्पेस सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। जरा यहां पर आइए, जैसे देखो कि लाइन आगे की तरफ जा रही हैं, तो लाइन क्या कर रही है, लाइन कन्वर्ज कर रही हैं, मतलब इनका डेंसनेस, इनका क्राउडनेस आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ बोलो कैसी है,
कम है और यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और हमको पता है कि यूनिफॉर्म अगर फील्ड होगी तो फील्ड की स्ट्रेंथ मॉड हर जगह पर सेम होना चाहिए। तो यार ये तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो ही नहीं कर सकता है। और साथ में देखो देखिए डायरेक्शन भी इसकी कंटिन्यूटी में वेरी कर रही है, एग्री करते हो? इसका मतलब क्या हो गया कि वेरिएबल मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेरिंग डायरेक्शन, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। यहां पर आइए, डायरेक्शन इज सेम लेकिन मैग्नीट्यूड पूरे स्पेस में सेम नहीं है। यहां पर लाइन पास पास है, यहां पर फील्ड स्ट्रांग हो गई और यहां पर लाइंस दूर दूर हो गई, फील्ड वीक हो गई। एग्री करते हैं? तो ओवरऑल ये भी एक नॉन वेक्टर कांस्टेंट नहीं हो पाया। सेम डायरेक्शन एवरीवेयर बट मैग्नीट्यूड डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आ रहा होगा, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी अगर एक भी वेरी कर जाएगा, वेक्टर वेरी कर जाएगा, तो इसका मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को शो कर रहा है। लाइंस के बीच का जो गैप होता है वो शो करता है स्ट्रेंथ को। जितना गैप कम होगा, लोग पास पास होंगे, उतनी फील्ड ज्यादा हो जाएगी। जितने लोग गैप बढ़ जाएगा उतने लोग दूर दूर चले जाएंगे, उतना फील्ड वीक हो जाएगी। यहां पर देखिए तो गैप तो सेम बनाया हुआ है मैंने, आप भी सेम बनाएंगे, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन इज गिवन बाय टेंजेंट अलोंग द सेंस। देखो देखिए टेंजेंट अलोंग द डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी एक चेंज कर जाएगा, वेक्टर चेंज कर जाएगा, तो यहां पर भी वेक्टर कांस्टेंट नहीं हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी जो भी फिगर हैं ये ओवरऑल नॉन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ, इसमें क्या लिख सकते हैं अगर और अच्छा करना है, इस वाले फिगर ए में वेरिंग डायरेक्शन एज वेल एज वेरिएबल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन बट वेरिएबल मैग्नीट्यूड, सेम डिस्टेंस मीन सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर बट वेरिंग डायरेक्शन। तो ओवरऑल ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। जरा यहां पर आइए, देखिए सबके डायरेक्शन सेम है बिकॉज ऑल लाइंस आर पैरेलल, और किन्हीं भी दो लाइंस के बीच में गैप कैसा है, सेम है, तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा, डायरेक्शन भी सेम आएगी। वेक्टर में अगर मॉड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो वेक्टर कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इसको बोलेंगे हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। न्यूमेरिकल मिलेंगे भाई, बोलेगा कि दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको डायग्राम में ये बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये ऐसा? तो ये जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। मैंने यहां पर ई लिख दिया, यस। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाला जो वेक्टर ई होगा ये भी वेरिएबल हो गया, ये वाला भी वेक्टर ई जो होगा ये भी वेरिएबल हो गया, यहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो भी वेरिएबल होगी। तो देखो नोट वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। पैरेलल मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन। इक्विडिस्टेंट का मतलब हो गया कि सेम मैग्नीट्यूड एवरीवेयर। ये हमने पॉइंट नंबर 6 क्लियर किया। बट इस 7th पॉइंट पे आएंगे और 7th पॉइंट के बाद में हमने जो और भी प्रीवियस पॉइंट कर रखे हुए हैं उन सबको मर्ज करके कुछ डायग्राम बनाएंगे, और टोटल इसमें 8 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट और आने वाला है, इसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विद अलोंग विद प्रॉपर्टीज पूरा फिनिश हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आप बुक में देखेंगे तो लिखा मिलेगा आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। वहां पर आइसोलेटेड वर्ड बहुत रेयर बुक में लिखा मिलेगा, जबकि आइसोलेट वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम इसका मीनिंग क्लियर कर पाएंगे जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्रांच दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये लिखा हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कभी कभी नहीं करती हैं और कभी कभी करती हैं। क्लियर हुआ? लेकिन अगर कंडक्टर आइसोलेशन में है, वो अलग है, किसी उसका कनेक्शन किसी और बैटरी से, किसी और चीज से नहीं अगर है, क्लियर, वो अपने अकेले में है, उसका कांटेक्ट किसी और बॉडी से या किसी बैटरी से नहीं हो रहा है, तो कहलाएगा आइसोलेटेड कंडक्टर। तो आइसोलेट कंडक्टर के अंदर, और कंडक्टर होना चाहिए, आइसोलेट कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी पास नहीं करती हैं। क्लियर हुआ? एक भी लाइन पास नहीं कर पाएगी। बच्चे, लाइन अगर पास तो फील्ड स्ट्रांग, लाइन दूर तो फील्ड वीक, लाइन है ही नहीं तो फील्ड जीरो। अरे बोलो यार, अरे भाई इस कंपार्टमेंट में, इस रूम में लोग 10 लोग हैं, पास हैं,
तो फील्ड स्ट्रांग। अब इसी में 8 लोग बाहर चले गए, 2 बच गए, 2 भी दूर दूर हो गए, तो फील्ड वीक हो गई। अब इस कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं बैठा हुआ है, तो फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गई। जब आइसोलेट कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर बोल रहा हूं बार बार, मैं नहीं बोल रहा हूं इंसुलेटर, मैं नहीं बोल रहा हूं सेमीकंडक्टर, क्लियर हुआ कि आइसोलेटेड कंडक्टर अगर है, क्लियर हुआ, तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती हैं। तो जब मोर लाइंस ऑफ फोर्स तो मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेस लाइंस ऑफ फोर्स लेस फील्ड। लाइंस ऑफ फोर्स है ही नहीं तो फील्ड कितनी हो गई? 0 हो गई। मैं कह सकता हूं दैट इज, यस, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड एन आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड होना चाहिए और वो कंडक्टर होना चाहिए, इज ऑलवेज 0। एग्री कर रहे हैं? अब हमने पॉइंट नंबर 1 to 7 जो डिस्कस किया हुआ है, उसके रिगार्डिंग अगर हम कुछ डायग्राम बनाएंगे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंसर्निंग जो थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं उनका भी आइडिया मिल जाएगा। ये समझिए, ऐसे मैंने क्या करा, मैंने एक कंडक्टिंग फिगर, आप लोग साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं, ये मैंने, आप पहले स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लें और फिर ये डायग्राम बनाएं। ये मैंने क्या बनाया, एक कंडक्टिंग स्फीयर है। क्या है ये कंडक्टिंग स्फीयर है और सपोज करो इस पे चार्ज बेटे दिया गया है प्लस, ये कंडक्टिंग स्फीयर है और प्लस चार्ज का, कंडक्टर सारे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मैं बता रहा हूं। अब प्लस चार्ज बेटे हैं, बताइए क्या ये कंडक्टर आइसोलेशन पे है? बिल्कुल है, बिकॉज इसका कांटेक्ट किसी और सराउंडिंग के बॉडी से नहीं हो रहा है, ना बैटरी से हो रहा है, तो ये कहलाएगा आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर। प्लस चार्ज मींस हाई पोटेंशियल, लाइंस ऑफ फोर्स इससे क्या करेंगी? एमर्ज करेंगी, बाहर जाएंगी, और लाइंस ऑफ फोर्स बाहर सरफेस से निकलेंगी, अंदर से नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज आइसोलेट कंडक्टर के अंदर एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती हैं। और कंडक्टर के सरफेस पे एमर्ज करें या मर्ज करें, हमेशा सरफेस पे कैसा करेगा? यस, परपेंडिकुलरली करेगा। तो इसके लिए अगर मैं लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करूंगा, परपेंडिकुलरली करेगा, मींस अगर मैं इसको बैक एक्सटेंड करूंगा तो स्फीयर पे नॉर्मल सेंटर से पास करता, बट लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा नहीं पाएंगी। अगर हम इनको बैक एक्सटेंड करेंगे तो सेंटर से पास करेंगे, तो कोई नॉर्मली भी बाहर निकल रही है, बिकॉज ये प्लस चार्ज है। एक एक पॉइंट को हम क्लियर भी कर रहे हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर है तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर जा नहीं रही हैं, और कंडक्टर के सरफेस पे एमर्ज या मर्ज परपेंडिकुलरली कर रही है, सारे एंगल 90 बन रहे हैं। तो आप इस डायग्राम को बनाते भी रहेंगे। हमने इस डायग्राम को बनाया बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मिक्स्ड यूज करके, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को मिक्स्ड यूज किया। क्लियर हुआ? ये क्या यूज किया कि आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। कंडक्टर की सरफेस पे मर्ज या एमर्ज करे, कैसा करेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर करेगा, और प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलती हैं, बिकॉज प्लस चार्ज को हाई पोटेंशियल एज्यूम किया जाता है। और ये क्या है? एक पॉजिटिव, आप लिख सकते हैं नीचे कि लाइंस ऑफ फोर्स रिगार्डिंग एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर। ये क्या है? ये लिखिए, लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ पॉजिटिवली चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर का बनाया गया है। ठीक है बच्चे, अगर मैं यही लाइंस ऑफ फोर्स एक नेगेटिवली चार्ज आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए बनाता, ये अलग से, ये आइसोलेशन पे है, ठीक है ना। अब यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज मान लीजिए अगर हो जाता, ठीक है, से फॉर एग्जांपल ये चार्ज नेगेटिव होता, ऐसा, क्लियर हुआ? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ड्रॉ कर रहा हूं लाइंस ऑफ फोर्स फॉर अ नेगेटिवली चार्ज्ड आइसोलेटेड कंडक्टर। क्लियर हुआ? ये तो बच्चे पहली बात तो इस बार कुछ नहीं होगा, सारे जो है डायग्राम बिल्कुल वैसा बनेगा जैसा कि मैंने प्लॉट किया हुआ है पहले। बस केवल फर्क ये है कि लाइंस का जो एरो बनेगा बस वो अपोजिट आ जाएगा, बिकॉज नेगेटिव पे ये मर्ज करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, एग्री करते हैं। मेरा पॉइंट शायद क्लियर कर रहे हैं आप लोग, और साथ से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आइसोलेट मतलब ऐसा नहीं है कि माइनस के सामने प्लस रखा हुआ है, ये अकेले प्लस है और माइनस उस बार में नहीं है। जब मैं इसको बना रहा हूं तो सिंपल माइनस है और सराउंडिंग की स्पेस में कहीं पर भी प्लस चार्ज अवेलेबल नहीं है, कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या बनाया हुआ है मैंने? लाइंस ऑफ फोर्स। अब आप और लिखेंगे ये क्या था? लाइंस ऑफ फोर्स, या पहले बनाइए एरो, लिखिए लाइंस ऑफ फोर्स फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। ये डायग्राम बन गया। नेक्स्ट एरो पे आया, लिखा लाइंस ऑफ फोर्स फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, ये बन गया। अब मान लीजिए ये दोनों कंडक्टर पास पास हैं, ध्यान दीजिएगा, दोनों कंडक्टर जो हैं वो कैसे हैं? वो एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में हैं, ये पास पास हैं। ये बेटे है प्लस चार्ज और ये है माइनस चार्ज। सी ये प्लस चार्ज है और ये बेटे है माइनस चार्ज, कुछ ऐसा।
अब के बार दोनों, ये तो अभी तो था ये आइसोलेशन पे, ये था आइसोलेशन पे, अभी भी दोनों कंडक्टिंग बॉडीज हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बहुत नियर बाई हैं, पास पास है, तो ये आइसोलेशन पे नहीं है, ठीक है ना। तो बेटा क्या होगा, देखिए प्लस चार्ज हाई पोटेंशियल माइनस लो चार्ज, ठीक है, कंडक्टर से एमर्ज करेगा, यहां पर मर्ज करेगा, दोनों में कैसा करेगा, सरफेस के नॉर्मल करेगा, और दोनों ही आइसोलेशन पे हैं। क्यों? बिकॉज इसका डायरेक्टली इसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, बीच में एयर आ गई। आइसोलेट तब कहलाता है, देखिए अगर मैं इन दोनों को एक वायर से जोड़ दूं या मैं इसको एक बैटरी के साथ अटैच कर दूं, तो अब ये कहलाएगा नॉन आइसोलेशन में आ गया। आइसोलेशन का मतलब होता है कि उसके सराउंडिंग में बॉडी तो हो सकती है, लेकिन एक बॉडी और दूसरे बॉडी के बीच में कोई भी कंडक्टिंग मीडियम अवेलेबल नहीं होना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, अगर मैं इसको जोड़ देता एक बैटरी के साथ में, तो अब बैटरी चार्ज को फ्लो करा सकती है, तो इसका कनेक्शन डायरेक्टली बैटरी से हो गया। अब मोटे तौर पे याद कर लीजिए कि अगर किसी भी बॉडी के साथ में बैटरी कनेक्शन पे है तो बैटरी आइसोलेशन पे नहीं है, तो वो बॉडी आइसोलेशन पे नहीं है। क्लियर हुआ? और अगर किसी बॉडी के साथ में बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो उस बॉडी को हम बोलेंगे वो बॉडी आइसोलेशन पे है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंगली। तो क्या इसके थ्रू कोई बैटरी कनेक्शन पे है? नहीं है। क्या इसमें कोई बैटरी कनेक्शन पे नहीं है? तो बोथ आर अंडर आइसोलेशन कंडीशन। लेकिन आपस में एक दूसरे का इन्फ्लुएंस रख रहे हैं, ठीक है। तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर नहीं जाएंगी, सरफेस से एमर्ज करेंगी और इसके सरफेस मर्ज करेंगी, एमर्ज करेंगी परपेंडिकुलरली, मर्ज करेंगी परपेंडिकुलरली। हाँ, अब बेटे यहां से तो देखिए नॉर्मली बाहर निकलेंगी और यहां पर क्या करेंगी, ये नॉर्मली मर्ज करेंगी। अगर बढ़ाएं तो सेंटर से पास करेगा, बढ़ाएं सेंटर, लेकिन माइनस जो होगा वो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो अगर ये माइनस ना होता तो ये स्ट्रेट चली जाती, लेकिन माइनस के होने से क्या होगा, ये कर्व फॉर्म में आ जाएंगी और ये यहां पर मर्ज कर जाएंगी। तो लाइंस ऑफ फोर्स अगर स्ट्रेट है, इसका मतलब क्या हो गया कि चार्ज के सराउंडिंग में कोई और चार्ज बॉडीज नहीं आ रही हैं। लाइंस ऑफ फोर्स अगर कर्व्ड हो रही हैं, क्या सीखा, तो उस चार्ज के सराउंडिंग में दूसरी चार्ज बॉडीज भी अवेलेबल हैं। ये सब पॉइंट हम सीख रहे हैं। और देखो बेटे, ये भी एंगल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये सब एंगल 90 हैं। क्लियर हुआ ये? अब यहां से लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी तो परपेंडिकुलरली मर्ज भी करेंगी परपेंडिकुलरली, बट कर्व फॉर्म में आ जाएंगी, कुछ इस तरह से बनेगी। यस, ठीक है, एग्री करते हैं। तो यहां से लाइंस ऑफ फोर्स देखो बेटे ऐसे नॉर्मल बाहर निकलेंगी, यहां से भी नॉर्मली बाहर निकलेंगी, यहां से भी नॉर्मली बाहर निकलेंगी, नॉर्मली बाहर निकलेंगी, और यही लाइंस ऑफ फोर्स मर्ज करके यहां पर ऐसा 1, ये जब आएगी, क्लियर हुआ, देखो 1 2 3, तो सेकेंड वाली ऐसे आएगी, थर्ड वाली ऐसे घूम करके आएगी, सॉरी, और जो फोर्थ वाली भी देखिए ये ऐसे घूम कर आएगी। ये सारे घूम करके आ रही हैं, ये ऐसे। क्लियर हो? मैंने बना दिया। तो ये हो गया, जब दो चार्जेस एक दूसरे के नियर बाई हैं और दोनों ही आइसोलेशन पे हैं, बैटरी कनेक्शन बनी, तो लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे बनेंगी। एग्री करते हैं बेटे हैं? ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद मान लीजिए, सपोज करिए मेरे को एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट गिवन होती। ये सब चीज़ें वो काम पड़ने वाली हैं, इसलिए हम पहले से ही मेंटली और कंसेप्चुअली प्रिपेयर हो रहे हैं। सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज एक कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है ना। पहले आपने क्या लिखा, अब यहां पर क्या लिखेंगे, एरो बनाया, लाइंस ऑफ फोर्स। क्लियर हुआ ये? ठीक है, फॉर 2 आइसोलेटेड चार्ज बॉडीज, दोनों हैं तो आइसोलेशन में, बस फॉर 2 आइसोलेटेड चार्ज बॉडी, फर्स्ट वन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड सेकेंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम प्लॉट करेंगे। क्लियर हुआ ये? फॉर अ कंडक्टिंग प्लेट, एक कंडक्टिंग प्लेट के लिए हम लाइंस ऑफ फोर्स को प्लॉट कर रहे हैं। देखो बच्चे, ये कंडक्टर है तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर तो जाएंगे नहीं, और चार्ज अगर हम दे भी देंगे तो सारा चार्ज बेटे क्या करेगा, सरफेस पे आ जाएगा। चलो मैंने प्लस चार्ज मान लिया, तो प्लस चार्ज बेटे होगा वो इसकी सरफेस पर ही आएगा, प्लस चार्ज अंदर नहीं आएगा, बिकॉज ये देखो बैटरी जुड़ी नहीं हुई है तो आइसोलेशन पे नहीं है, तो अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे भी पेनिट्रेट नहीं करेंगी। क्लियर हुआ? और सारा चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे रिसाइड करेगा, और प्लस चार्ज है तो लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, एमर्ज करेंगी। तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाएंगी। देखिए ये प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रही हैं, और कैसे बाहर जाएंगे बेटे, सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलरली ही बाहर जाएंगी। क्लियर हुआ ये हम पहले सारे पॉइंट कर चुके हैं। अब जब मैंने एज को देखा तो एज पे बेटे लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे आई। जब हमने पहले तो सबसे पहले चीजें ऑब्जर्व किया थी ना, तो एज पे बेटे ऐसे आई। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये एंगल 90 से बड़ा हो गया,
तो यहां पर आपको लग रहा है कि ये जो 4 लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं ये उस पॉइंट को वायलेट कर रही हैं कि कंडक्टर सरफेस पे मर्ज और एमर्ज कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलरली करती हैं, नॉर्मली करती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। एक्चुअल में अगर आप बहुत डीपली ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला एंगल आपको लग रहा है 90 से बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, ये एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री ही है। कैसे है मैं इसको समझाता हूं। हमने इस एज को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, देखो छोटे को मैंने मैग्नीफाई किया, ऐसे मैंने स्मॉल चीज को बड़ा सा करा, जब मैग्नीफाई किया तो देखा हमने कि लॉ ऑफ नेचर परफेक्ट कॉर्नर या परफेक्ट एज इज नॉट पॉसिबल। परफेक्ट एज नहीं, जो ये दिख रहा था आपको ये हल्का सा कर्ड मैनर में आएगा, कुछ गोल गोल कर्ड मैनर में आएगा, तो इट इज अ पार्ट ऑफ क्या हो गया, स्फीयर। ये एक स्फीयर या सर्कल का पार्ट हुआ, क्लियर हुआ ये। तो अगर मैं इसको पूरा करूंगा यस, तो ये इस स्फीयर का ये सेंटर आ जाएगा, आएगा। अब बेटे प्लस चार्ज तो है इसके पास में, तो प्लस अगर चार्ज है, डेफिनेटली अगर प्लस का चार्ज है तो प्लस चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, बाहर जाएंगी, बट सरफेस पे कैसी जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी। सरफेस देखो देखिए स्फेरिकल या सर्कुलर आ रही है, तो इस पे जो नॉर्मल बेटे होगा वो ऐसे होगा ताकि वो सेंटर से पास करे। यस, तो ये वाला एंगल आपको 90 ही बन रहा है। तो आपको जो ये नॉर्मल आई से फील नहीं हुआ, जब मैंने इसको मैग्नीफाई करके देखा तो मैं दिखा कि ये बेसिकली टिल्टेड क्यों हुई है, बिकॉज एंगल को 90 करने के लिए ही हुई है। ये हम लोगों को बहुत काम पड़ेगा कैपेसिटेंस में, इसलिए हम लोगों ने पहले से ही चीज़ों को क्लियर कर लिया। अगर ये चार्ज माइनस होता तो लाइंस ऑफ फोर्स अंदर चली जाती, बट कभी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नहीं आ सकती हैं अगर वो आइसोलेशन पे है। और आइसोलेट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ही होता है कि बैटरी कनेक्शन पे नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इन डायग्राम को प्लॉट कर लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, लास्ट पॉइंट पे आता हूं। बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के लास्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत ही आसान सा पॉइंट है, बहुत ईजी गोइंग मैनर में क्लियर भी आपको हो जाएगा। अभी जो लिखा हुआ इसको भूल जाइए। ये बताइए, देखो यार, ये जो भी थ्योरी डेवलप करते हैं बेटे, बता चुका हूं मैं, पॉइंट चार्ज के लिए करते हैं। अब एक पॉइंट पे चार्ज या तो प्लस होगा बच्चे, और या एक पॉइंट पे चार्ज माइनस होगा। बोलो यार, एक ही पॉइंट पे चार्ज या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब अगर प्लस होगा बच्चे तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेंगी, बाहर निकलेंगे, और नेगेटिव होगा तो इस पे लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आएंगी। और अगर एक क्लोज लूप होना है, तो ध्यान दो बेटे, अगर एक कोई लूप को क्लोज होना है तो मान लीजिए ये प्लस का चार्ज है, तो इससे लाइंस ऑफ फोर्स पहले बाहर निकलेंगी, और अगर इसे क्लोज करना है तो वही लाइंस ऑफ फोर्स इस पे अंदर आ जाएंगी। और जो पॉसिबल नहीं हो सकता, बिकॉज एक ही चार्ज से या तो लाइंस ऑफ फोर्स बाहर निकलेंगी या अंदर आएंगी। क्या ऐसा हो सकता है? तो ये प्लस है, तो प्लस से ये तो सही है, बाहर निकल रही हैं, लेकिन प्लस चार्ज पे लाइंस ऑफ फोर्स कभी अंदर नहीं आ सकती हैं। इसका मतलब क्या सीखा हम लोगों ने, कि लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप। जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी बेटे, वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज्ड कर्व, बिकॉज प्लस चार्ज अगर होगा, लाइंस के बाहर निकलेंगी तो इस पे अंदर नहीं आ सकती हैं, और क्लोज करने के लिए जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आना चाहिए। नेगेटिव अगर होगा तो इस पे लाइंस ऑफ फोर्स अंदर तो आएंगी लेकिन बाहर नहीं निकलेंगी, और क्लोज कर्व होने के लिए एक साइड से बाहर जाएगा तो सेकेंड साइड लाइंस ऑफ फोर्स को अंदर भी आना पड़ेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हाँ एक बात ध्यान दो बच्चे, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप। अभी हम आगे देखेंगे, अभी तो हमको नॉलेज आगे और जब ज्यादा आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहां पर चार्जेस रिलेटिवली स्टेशनरी अगर हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप, बिकॉज चार्ज जो होगा, लाइन एक ही चार्ज से स्टार्ट और उसी पे एंड कभी भी नहीं कर सकती है। ये लिखा हुआ है कि इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज लूप as a line can never start and end on the same charge, क्योंकि एक ही लाइन एक सेम चार्ज पे स्टार्ट और एंड एक साथ नहीं कर सकती है। तो यहां से बच्चे मैंने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी को फिनिश किया, और बिलीव करिए ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे।